Question number 1, what is scalar? Given, give example. The quantities which have only magnitude magnitude and which are not related to any fixed or a fixed direction in space. Such quantities are called scalars. अब इसकी एग्जाम्पल बनेगी इस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल्स ये एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर्स आर ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर्स आर आपकी बनेगी इसमें mass, length, density, वॉल्यूम एटसेट्रा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारी बनती है। किसमें होता है पता क्या है कि स्केलर ऐसी फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर 4i - 3j - 5k। देखिए सबसे पहले हमें इस वेक्टर को लेट करना है। सो वेक्टर को मैंने r से लेट कर लिया है 4i - 3j - 5k, और इसके बाद हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, अगर तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो फिर इसका यूनिट वेक्टर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, x आपका 4 है, सो 4 का स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पे फॉर्मूले का प्लस ही रहेगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर -5 का सॉरी देखा ये गलती मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर करनी ही नहीं है, इसके साथ डायरेक्शंस नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं आएंगी, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, और क्योंकि आपको पता है x² + y² + z² का स्क्वायर रूट होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, तो ये आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है 4 4 16 + 3 3 9 + 5 5 25। ठीक हो गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आपका 25, और ये 16 और 9 भी 25 ही होते हैं। अगर आप इनको टोटल काउंट करें तो ये आपका 50 बन जाएगा। ठीक हो गया, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आपके पास 50 आ रहा है। 50 को भी अभी आप इसके फैक्टर बना के देख सकते हैं। 5 पे कटिंग होती है, 5 1 5 0 हो गया, और 5 2 10 हो गया। अगर इसको देखा जाए तो ये वेक्टर आर आपके पास जो है ना मैग्नीट्यूड, ये बन जाएगा 5 × 5 × 2 का स्क्वायर रूट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 के स्क्वायर को आप अलग स्क्वायर रूट दे दें और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 अलग लिख दें, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये 5 नहीं लग रहा था, s लग रहा था, ये हो गया 5। ठीक है, 5 का एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपका 5 √ 2 जो है ना, ये आपके पास वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आ गया। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। सो अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, और यूनिट वेक्टर के लिए उल्टा कैप लगता है इस तरह से, और इसका फॉर्मूला होता है कि जो भी वेक्टर हो उसके वेक्टर को जो है ना मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दिया जाए। अब वेक्टर आपका क्या है, यहाँ पर पहले वेक्टर देखते हैं 4i - 3j - 5k। ठीक है, तो वो है आपका 4i - 3j और -5k। मैं एक बार फिर कंफर्म कर लूँ, ठीक हो गया। ठीक है, और इसके नीचे आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड करना है, जो कि ये निकाला हुआ है, तो 5 √ 2, और ये हमारे वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। बुक में आंसर चेक कर लेता हूँ, 4i - 3j - 5k / 5 √ 2। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। इन वेक्टर प्रोडक्ट बुक में आप देखें तो जो आपको बुक वाली अगर डेफिनेशन
इजी लगती है तो वो कर ले, बाकी मैं इसको भी स्केलर की तरह ही करूंगा कि व्हेन, ठीक है, वी मल्टीप्लाई बाय टू वेक्टर्स, ठीक है, द रिजल्टेंट विल बी, रहने देते हैं, द रिजल्टेंट आर, या रिजल्टेंट हैविंग वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी में आ गया है तो देन दिस टाइप ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इज, या आप ये कहेंगे दिस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। देन दीज टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट is called as a vector product, ठीक हो गया। और इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ, इट्स आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको हम इस तरह होता है कि वेक्टर ए है ना, तो इसके दरमियान में क्रॉस होता है और वेक्टर बी लिखते हैं, तो ये इस तरह से जाहिर होता है। जैसे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में होता है कि आपका वो दो मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर्स तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिल रही होती है, इसमें डायरेक्शन खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन बरकरार रहती है, क्योंकि आपको एक वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i माइनस j प्लस k, और हमने इस वेक्टर का निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और फिर उसके बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ फंक्शन या मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि अगर उसमें कोई एक वैल्यू आई होती है तो दूसरी मतलब डायरेक्शन में आई है, जे है और के है। अगर तो आप आई क्रॉस जे करेंगे तो आपको तीसरी डायरेक्शन के मिलेगी। अगर आप यहाँ पर जे क्रॉस के करेंगे तो आपको आई डायरेक्शन मिलेगी, और अगर आप यहाँ पर के क्रॉस आई करेंगे तो आपको जे डायरेक्शन। लेकिन अगर आप इसका उलट कर जाएंगे, आप डायरेक्ट आई क्रॉस के इस तरह, तो आपका नहीं होगा, हाँ होगा लेकिन उलट डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे आप करेंगे जे क्रॉस आई तो वो आपका हो जाएगा नेगेटिव में के, इसी तरह अगर आप के क्रॉस जे करेंगे तो वो आपको नेगेटिव में आई मिलेगा, और अगर आप यहाँ पर आई क्रॉस के करेंगे तो आपको यहाँ पर नेगेटिव में जे मिलेगा। तो ये कुछ डायरेक्शंस होती हैं इसकी, बट हम इस मेथड को फॉलो नहीं करने वाले। मैं आपको मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग करवा देता हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा कि आपने निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए, यानी कि पहले तो आपने इसका क्रॉस निकालना है ना। आप यहाँ पे लिखिए आई जे के, हम मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। आपके पास ए वेक्टर के अंदर क्या है, 2 3 और 4, डायरेक्शन साथ आप साइन भी लिखेंगे, और फिर इसमें 1 है आपका दूसरा मैट्रिक आ गया ना। चलिए जो मतलब बताता हूं आपको, 2 3 4 जो हमने लिखा है ये पहला ए वेक्टर आ गया, इसी के नीचे आपने सेकंड वेक्टर, जैसे आई है तो उसका 1 हो गया, जे माइनस वाला है तो -1 आ गया, और के आपका 1 वाला है तो 1 आ गया। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आई को आपने रख लिया, और उसके बाद आप आई के नीचे वाला कॉलम और आई के साथ जो जे और के है ये फ्रीज हो जाएंगे, और आपके पास जो है ना मैट्रिक बनेगा 3 4 -1 एंड 1, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में चले जाएंगे, या इसको आप जो है डिटर्मिनेंट बोलते हैं। फिर सेकंड वाले के साथ आपने माइनस लगाना ही लगाना है, रूल है, ठीक है। और इसके बाद अब सेकंड वाला कॉलम और फर्स्ट वाली रो फ्रीज हो जाएगी, तो 2 4 1 और 1 आपके पास आ जाएगा। अब प्लस में क्या रहेगा, सिर्फ आपकी सेकंड वाली जो जे है ना इसके साथ माइनस लगेगा, बाकी पॉजिटिव है। अब के किस रो में है, के फर्स्ट रो में है, और फर्स्ट रो फ्रीज हो गई और इसका थर्ड कॉलम भी फ्रीज हो गया, तो 2 3 1 एंड -1 आ जाएगा, ठीक है। जिस रो में और जिस कॉलम में वो मौजूद रहेंगे वो दोनों रो और कॉलम फ्रीज हो जाएंगे, और बाकी एलिमेंट्स आपने लिख लेने हैं। इसका सिंपल सा मेथड है। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए डिटर्मिनेंट लेना है ना, आई वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, दरमियान में माइनस लगा दें, फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। हमेशा याद रखें पहली वैल्यू ऊपर वाली होगी, ठीक है, फिर माइनस में आपका जे आ जाएगा। पहली वैल्यू ऊपर वाली कौन सी है, 2, और लेफ्ट से
पहले 2 फिर 4, 4 पहले नहीं ले सकते, 2 को किया फिर आपने 1 के साथ उसके डायगोनल जो है, फिर दरमियान में माइनस आ गया और 4 को 4 के डायगोनल क्या है 1 जो 2 के नीचे है, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस करते हुए तीसरा आपके पास के है डायरेक्शन, तो उसमें भी आपका 2 और इसके डायगोनल है -1, फिर दरमियान में माइनस ही रहेगा। और अब आप फिर देखें राइट पे टॉप पे क्या है 3 और इसके डायगोनल 1 आ जाएगा। इस तरह आपने इनको सोल्व करना है, ठीक है। ये प्लस को प्लस के साथ आपने मिलाना है। सो ये आपका आ जाएगा आई डायरेक्शन में यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 1 4, ठीक हो गया। इसी तरह माइनस है यहाँ पे जे है आपका, इसके अंदर आ जाएगा 2 और -4, सही हो गया। फिर प्लस में आपका के आ गया और इसमें आपका है -2 एंड -3, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन। अब आपके पास ये वेक्टर बनने वाला है, तो देख ले 4 और 3 कितने हो गए 7। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और इसमें बना लें, 7 है ना, ठीक है। माइनस यहाँ पे जे है और ये आपका हो जाएगा -2, ठीक है ना। 4 मतलब 4 में से 2 तो निकल गया, बड़ी रकम बड़ा साइन किसके साथ है 4 के साथ, -2 हो गया, प्लस आ गया के और ये आपका माइनस में 5 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे बट साइन नेगेटिव, ठीक है। सेम एज इट इज आपके जो वेक्टर ये जो है ना साथ प्रोडक्ट जो चल रहा है ए क्रॉस बी का, ये भी चलता रहेगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको क्लोज करना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये हमारे पास आ रहा है 7i माइनस माइनस +2j एंड -5k, हमारा वेक्टर आ चुका है। बट हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन में हमें डिमांड की हुई है, तो हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेना है। सो एक्स स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 2 है और प्लस में z है -5 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है सिंपल सा, 7 7 द 49 प्लस 2 टू द 4 और प्लस 5 5 द 25। और अब हमने इसको सबको टोटल काउंट करना है, तो हमें जो है वेक्टर ए क्रॉस जो है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मिलेगा। आपने एक चीज नोट की, जब हमने इन दोनों का क्रॉस निकाला तो हमें वेक्टर मिला ये, उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड से जो है वो ये हमारा जो है वो स्केलर क्वांटिटी में मतलब कन्वर्ट हुआ। अदरवाइज दोनों वेक्टर प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करके क्या हासिल हुआ, हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर में मिला आंसर। तो 49 + 4 + 25 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 78 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। 78 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। और अगर अब हम इसका आंसर चेक करें बुक में, तो इसका आंसर जो है 78 का स्क्वायर रूट ही है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की हमने वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। ये क्या है, वेक्टर हमें दो दिए गए हैं जो कि 2i - j + 2k एंड सेकंड वेक्टर जो है वो 3i + 2 लैम्डा j और +0k होगा, इसमें वैल्यू नहीं है। और वो कहता है कि ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर्स हैं दोनों। तो देखें एक बात याद रखनी है आपने कि वेक्टर कब परपेंडिकुलर होता है, जब वेक्टर a और वेक्टर b दोनों का डॉट प्रोडक्ट या दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए और इसका रिजल्टेंट 0 आए, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर लेट किया हमने पहले वाले को 2i - j + 2k, ठीक हो गया। और सेकंड वेक्टर हमने लेट किया बी को, वो है हमारा 3i + 2 लैम्डा j एन +0k, ठीक है ना। अगर वो नहीं भी है तो भी हमें वो 0 तो लेट करना है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इसके साथ ही हमने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है। सो हम यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को खुद से 0 लेट करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो अब आपने यहाँ पर 2i वेक्टर की जगह पे वैल्यू लिखते हैं +j + 2k, ये 1j हो जाएगा, ठीक है। दरमियान में डॉट आ गया और दूसरा वेक्टर है 3i + 2 लैम्डा j +0k = 0। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आपने आई वाले डायरेक्शन के कंपोनेंट को आई वाले डायरेक्शन के सेकंड वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 × 3 और साथ ही आपका i डॉट i आ जाएगा जो कि 1 होगा, ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ेगा। सो प्लस लिखते हुए अब आपने -1 को 2 लैम्डा के साथ, लैम्डा भी कांस्टेंट है और 2 भी, जे और जे डायरेक्शन है, लैम्डा जो आपका वो कांस्टेंट में आएगा ना कि वेरिएबल या कोई डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो 2 लैम्डा दोनों ही डायरेक्शंस में है, उसमें सॉरी मैग्नीट्यूड में है। और उसके साथ ही आपका यहाँ पे आ जाएगा जे डॉट जे, अब प्लस करते हुए 2 को आपने 0 के साथ और इसके साथ ही आ जाएगा आपका k डॉट k =
0। सो 2 3 हो गया 6, आई डॉट आई आपका 1 होता है, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 लैम्डा हो जाएगा, और जे डॉट जे आपका 1 हो गया, प्लस 2 0 0 हो गया, और के डॉट के भी 1, बट वो सारी वैल्यूज की कोई अहमियत नहीं है, 0 1 0 रहेगा। सो 6 इक्वल टू आपका ये लैम्डा 2 लैम्डा जो है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, सो 2 3 द 6, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ रही है 3। ठीक हो गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर शो डैट, यानी साबित करें कि एक मैट्रिक्स ए जो है 1 2 3 2 4 -3 3 -3 एंड 6 इज अ सिमेट्रिक। हमने चेक करना है क्या ये दिया गया मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए सिमेट्रिक की आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि इसका मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज होता है ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 1 2 3 2 4 -3 3 -3 एंड 6। अब इस दिए गए मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना है, ट्रांसपोज। सिंपल चीज होगी, ट्रांसपोज के बारे में जान लें कि आपने ट्रांसपोज में रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना होता है। अब पहली रो देखे क्या है 1 2 3, मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ 1 2 3, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो देखें 2 4 -3, मैं इसको भी 2 4 -3 में कॉलम बना देता हूँ। थर्ड रो है 3 -3 एंड 6, तो ये देखें जी 3 -3 एंड 6। अगेन आप इनको फिर से मैच करके देखेंगे तो ये आपका जो है वो ए का जो ट्रांसपोज है अगेन ए बन जाएगा। सो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो प्रूव दैट, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, गिवन मैट्रिक्स इज, लिख देते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। कि अगर इसकी रो को कॉलम में, ये कॉलम को रो में कन्वर्ट करें और ये दोबारा वही मैट्रिक्स बना दे तो आपका जो दिया गया मैट्रिक है वो सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 10, evaluate 1 2 -2 -1 1 एंड -3 और 2 4 और -1, ये ना डिटर्मिनेंट लेना है, पहले से ही डिफाइन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 -2 -1 1 -3 2 4 और -1, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो अच्छी तरह से आपने इसी की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना। यहाँ पर ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन है, और 1 आपने बाई निकाल लिया, ये कॉलम और रो फ्रीज होगी इसकी जो है, ठीक है। तो 1 -3 4 और -1 आ गया, ये बार बार आपको कह रहा हूं कि प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है। और दरमियान में आपने माइनस में 2 लगा दिया, ठीक है, मैंने आपको बताया भी है। और ये कॉलम और इसकी रो खत्म होगी तो -1 -3 2 और -1 आ जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह -2 आपके पास जो तीसरा कंपोनेंट भी है एलिमेंट, और इसका जो कॉलम है -3 -1 और इसका 1 और 2, ये कॉलम और रो खत्म होगी तो आपके पास आ जाएगा -1 1 2 और 4, ठीक हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 वैसे ही रहेगा, आपने यहाँ पे ये डायगनली लेफ्ट साइड से 1 को -1 के साथ, दरमियान में माइनस रहेगा। अब -3 को 4 के साथ, ये पहले वाली वैल्यू आ गई। फिर -2 में अब हमने -1 को -1 के साथ, माइनस लगाते हुए -3 को 2 के साथ, फिर -2 आ गया ये हमारा बाहर, और इसके अंदर है -1 को 4 के साथ, ठीक है, और माइनस लगाते हुए 1 को 2 के साथ, यानी दरमियान में माइनस रहेगा, ये रूल है। तो 1 आ गया यहाँ पे। अब आप देखें तो -1 था -1, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 3 दा 12, फिर माइनस आ गया आपका 2 इसमें, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया 3 2 दा 6, और फिर माइनस में 2 है, इसके अंदर आपका -4 आ गया एंड -2 आ गया। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन की तो 1 मल्टीप्लाई 11, 12 -1 किया तो 11 हो गया, माइनस में 2, और अंदर आपके पास 6 + 1 7 हो गए, फिर माइनस में 2 आ गया और इसका आपको हो गया -6, ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 1 दा 11, -7 2 दा -14, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 2 दा 12, ठीक है। और अब अगर यहां पर आप देखें तो इसमें हमारी जो है पॉजिटिव वैल्यूज में 11 और 12 है। अगर आप तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लें, या आप क्या कर लें कि पहले पॉजिटिव वाले सोल्व कर लें, तो ये 11 और 12 आपके कितने हो जाएंगे 23, माइनस आप कर दें 14,
ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, इसको अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर पे देख लें कि ये कितने बनते हैं। तो सिंपल चीज है, 23 माइनस 14, तो ये बनता है 9। और हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है यहाँ पर 9, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। फाइंड एक्स एंड वाई इफ, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं लेफ्ट और राइट में, और मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो फर्स्ट रो देखिए x+3 है, और दूसरी साइड पर आपके पास क्या है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, y के, और सेकंड कंपोनेंट 1 जो है 1 से इक्वल हो जाता है, तो हमने इसको इसके इक्वल रखना है। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करना है, इक्वलिटी में रखना है। इसी तरह 3y इक्वल टू हमने रखना है यहाँ पे 2x, क्योंकि -3 तो उसके इक्वल ही है ना, तो एक तो आपके पास ये आ गई, दूसरी तरफ आपके पास है 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। अब हमें इसकी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी ठीक तरह से, तो x आपका ये y इधर आके माइनस हो जाएगा और 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास जो -4 है उसको इधर ही रहने दें, और उधर आपका जो 2x है ये उधर जाके माइनस में 3y हो जाएगा, या आप इसको लिख लें 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी। ठीक हो गया। अब इसमें देखें कि इसमें 2x और -3y है, तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को या तो 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्वेश्चन 1 को, ताकि हम 2 के साथ इसको बैलेंस सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो 2x माइनस ये 3y इज इक्वल टू माइनस में 3 3 दा 9 हो जाएगी। मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। अब हमने 3 और 2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। ठीक है, 3 एंड 2, 2 एंड 3 लिख लें या 3 एंड 2 लिख लें, आपकी मर्जी है। तो पहले लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ये 3 थोड़ा क्लियर करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा जरा। ये है हमारे पास 3x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस में 9, और दूसरी हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल टू -4, ये वाली। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये वाली आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसमें आपकी 3y कट जाएगा, 3x में से एक x माइनस हुआ तो सिंपल x आ जाएगा, और इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा माइनस में ही रहेगा, पर 9 में -5 आपका 4 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, मतलब 9 में से 4 निकले 5 ही होगा, लेकिन बड़ी रकम, बड़ा साइन जो है वो मतलब नेगेटिव साइन है बड़ी रकम के साथ। x का आपका आंसर आ गया -5। अब इसको किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में पुट कर दें, चाहे 2 में, चाहे 3, चाहे 4, किसी में भी। आपकी 1 की इक्वेशन क्या, x+3 इक्वल टू y, मतलब ये वाली है, सॉरी, x माइनस वाई इक्वल टू -3। हम यहाँ पे करते हैं पुट x इक्वल टू -5 इन इक्वेशन, मैं 1 में पुट कर लेता हूँ, सिंपल सी तो है। तो वो हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -3, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू -3, इसमें पुट किया x की वैल्यू -5 माइनस वाई इक्वल टू -3। अब y को भी पॉजिटिव करना है तो -5 रहने दें, 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, y उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और ये आपका हो जाएगा 2 माइनस में, तो x का आंसर पता चल गया था, y का आंसर आ रहा है -2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है जी, आंसर टैली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 13, और 13 का आंसर है x इक्वल टू -5 एंड y इक्वल टू -3, बिल्कुल सॉरी -2, ये बिल्कुल ठीक आंसर है इन दोनों के। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपने इसकी जो है वो प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 24, इफ एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है k-2 और 1 5 एंड k+2 इक्वल टू 0 है, हमने इसमें से देन फाइंड k की कीमत मालूम करनी है। देखिए मैट्रिक्स है k-2 1 5 एंड k+2, इसका जो डिटर्मिनेंट है ना, उसने खुद से हमें कहा है कि ये 0 के इक्वल है। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, जिसमें हम k-2 को k+2 से मल्टीप्लाई करते होते हैं और माइनस करते हुए 1 को 5 से, और इक्वल टू 0 कर देंगे। सो a माइनस पी इंटू ए प्लस बी, आपको पता है कि ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, और माइनस में 5 वन द 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 एंड -5 इक्वल टू 0। ये आपके 5 और 4 कितने हो गए, दोनों ऐड हो जाएंगे और 9 बन जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इक्वल टू +9 हो गया।
एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये इससे कैंसिल हुआ, के की वैल्यू आपकी 3 3 का 9 होता है ना, तो 3 बन रही है। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं बुक में, और दो साइंस में होगी जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये हमारे के का जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द ए का जो है ना अपने इनवर्स निकालना है। इफ मैट्रिक्स आपके पास ए जो है वो 5 3 इसकी फर्स्ट रो है और सेकंड रो है 1 1, हमने इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है कि एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लें कि कहीं जीरो ना निकल आए, तो उसमें हम अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को 1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 द 5 -3 1 द 3। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आ रही, बल्कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू बन रही है यहाँ पर 2। सही हो गया। अब मैट्रिक्स आपके पास क्या है, पहले वो अगेन लिखते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं। मैट्रिक्स है 5 3 1 1। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीका आसान सही है। आपने लिखना है एडजॉइंट ए, और आपने जो है डायगनली 5 और 1 की जगह रिप्लेस कर लेनी है। ठीक है जी, 5 को 1 की जगह पे भेज दिया और 1 को 5 की जगह पे, और 3 के साथ पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव कर दें, और ये 1 के साथ भी नेगेटिव कर दें। ठीक हो गया, तो ये आ गया, सिर्फ एडजॉइंट इतना सही है। और इनवर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी ऊपर कि एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो अभी अभी हमने इसका एडजॉइंट निकाला है, ये एडजॉइंट की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो ए इनवर्स इक्वल टू ये है 1 -3 -1 एंड 5, ये आ गया मैट्रिक्स, और डिवाइड बाय इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 2 निकला है। अभी आप ये देख लें, चेक किया हमने। ठीक है, और इसको चाहें तो शुरू में भी लेके आ सकते हैं, तो ये हमारा आंसर इस तरह से लिखा होगा बुक में, ये 1/2 है तो 1/2 इस तरह आ जाएगा, और इसके साथ ही आपका जो मैट्रिक्स आ जाएगा 1 -3 -1 एंड 5। तो यहाँ ये हमारा जो है ना इस जो है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, तो अच्छी तरह से आपने जो है इसकी प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 4 मीटर। देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक हो गया, और इसकी तीनों साइड को 4 मीटर यहाँ पर बताया गया है, तीनों साइड। तो हम साइड को ज्यूम कर लेते हैं ए, और उसको कर लेते हैं यहाँ पर 4 मीटर। ठीक हो गया, अब हमें इसका निकालना है एरिया, चूंकि इसके एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4, और ए मीन साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाते हैं, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4 और साइड का स्क्वायर। अब साइड की जगह पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो एरिया यहाँ पे आ गया, और ये आ गया इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइड का स्क्वायर। अब ये देखें कि ये 4 एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एरिया आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3, और एरिया आपका होगा यहाँ पर स्क्वायर मीटर में, या मीटर स्क्वायर कहते हैं। तो आप अब बुक में चेक कर लें, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 5 4 एंड 3 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। देखिए, एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड हैं, और तीनों साइड आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट हैं। यानी इसकी एक साइड जो है वो 5 मीटर है, ठीक है, और दूसरी साइड इसकी जो है वो 4 मीटर है, और इसकी जो तीसरी साइड है वो 3 मीटर है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, एक में रुकेगा और थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि कुछ सिमिलरिटी में आ जाए चीज़, कुछ इस तरह समझ लें। ठीक है, ये 4 मीटर और ये 3 मीटर हो जाए, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए ना मेजरमेंट्स में। ये लाइन में थोड़ी सीधी कर देता हूँ, वैसे तो इसका कोई टेस्ट थोड़ा है, आपको अंडरस्टैंड करवानी थी। ये तीनों साइड्स आपने देखी ट्राइंगल की क्या हैं, डिफरेंट हैं। एक साइड ए हो गई, दूसरी आपकी बी है, और तीसरी आपकी सी है। सो इसमें साइड में ए साइड जो है 5 मीटर है, साइड बी जो है हमारे पास वो 4 मीटर है, और साइड सी जो है वो 3 मीटर है। इसके साथ ही हमने इसका निकालना है एरिया। तो देखिए जी, जब आपकी ऐसी ट्राइंगल आ जाए जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हों, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हीरोज का कुलिया लगता है। इसमें एस इंटू यानी साइड लेनी पड़ती है एस माइनस ए इंटू एस माइनस पी इंटू एस माइनस सी, और इसका आपने इसके ऊपर लेना है स्क्वायर रूट। ये आपका एरिया का फॉर्मूला यूज होता है उस केस में जब आप की तीनों ट्राइंगल की साइड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो हीरोज का कुलिया यूज करते हैं।
ठीक हो गया। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। एक और इसका फॉर्मूला होता है साइड का, उसमें आपने ए बी और सी तीनों साइड्स को ऐड करके एवरेज लेनी होती है, डिवाइड बाय 2 कर। ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी आपके पास एक मुस्ततील है जिसे रेक्टेंगल कहते हैं इंग्लिश में, और मुस्ततील के बारे में मैं बता दूं आपको कि इसके आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। ठीक हो गया। अगर सपोज इसकी एक साइड ए है तो इसकी दूसरी साइड जो होगी वो बी होगी। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, सो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 20 square centimeter means centimeter square, and one of its side is 4 centimeter long, जबकि इसकी एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अभी नहीं लिखते कौन सी, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड दी ब्रेथ। देखें ए लेंथ में ज्यादा है, ये लंबाई ये होती है इसकी ब्रेथ होगी ना एक रेक्टेंगल की, ये क्या कहलाएगी, ब्रेथ, और ये इसकी क्या कहलाएगी, डेप्थ कहलाएगी। ठीक है, हाइट या डेप्थ, तो अभी ये डेप्थ कहलाएगी। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास बी इंटू डी होता है ना बेसिकली, तो अब हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू शेप देखा जाए, अब इसमें ए और बी दिया हुआ ना, इसको मैं यहाँ पर ब्रेथ और डेप्थ के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। सपोज आप कहें कि ये ब्रेथ है और ये इसकी डेप्थ है। ठीक हो गया, तो बी इंटू डी के फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। सो एक साइड दिया 4 सेंटीमीटर, तो वो क्या हो सकती है कि साथ ही उसने कहा फाइंड दी ब्रेथ, तो ब्रेथ हमने फाइंड करनी है बी, तो हमें फिर डेफिनेटली दूसरी साइड जो है वो डी दी हुई है। क्लियर हो गई बात कि ये हमारे पास डी की वैल्यू मौजूद है जो कि 4 सेंटीमीटर है। हमें ये बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, इसका एरिया जो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चूंकि एरिया का फॉर्मूला होता है बी मल्टीप्लाई बाय डी, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। साथ ही उसने यहाँ पर आपको ब्रेथ के साथ साथ पेरीमीटर भी फाइंड करने के लिए बोला है। तो मैं आपको बता दूं, एरिया का ये फॉर्मूला होता है, जबकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, देखिए 2 ही ब्रेथ होती है इसकी और प्लस में 2 ही डेप्थ होती है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू बी प्लस डी। ठीक हो गया, इसका भी इस्तेमाल करके हम पैरामीटर भी निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरिया हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ब्रेथ हमने फाइंड आउट करनी है, डेप्थ हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आप देखेंगे कि ब्रेथ आ जाएगी हमारे पास 20, ये 4 20 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 4 ने होना है, ठीक है ना, और 4 5 द 20 होता है, तो ब्रेथ आपके पास जो बी की वैल्यू वो कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक हो गया, फिर भी आप देखेंगे तो 5 4 20 आपके पास एरिया बन जाता है। अब हमारे पास पेरीमीटर की कमी है। एक आंसर हमारा आ चुका है कि हमें ब्रेथ निकालनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। पेरीमीटर है 2 इंटू बी प्लस डी का फॉर्मूला होता है, जबकि बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे पेरीमीटर में 2 इंटू बी 5 सेंटीमीटर प्लस डी
4 सेंटीमीटर। 5 और 4 आपके हो जाएंगे 9, तो मल्टीप्लाई करें 2 9 द 18, हमारा जो पैरामीटर है वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो पैरामीटर था, वो भी हमारा क्वेश्चन जो है ये आंसर दोनों आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 40 मीटर एक और दूसरा 30 मीटर है, यानी उसी तरह से वही बात हो रही है कि एक आपके पास ये रोम्बस है और इसके दो डायगोनल में ये पहला डायगोनल हो गया और ये इसका सेकंड वाला डायगोनल हो गया। पहले वाला जो डायगोनल है ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल 1 है आपका 40 मीटर, ठीक है, और मतलब किसी को भी साइन करना है हमने, और ये सेकंड डायगोनल है डायगोनल 2, ये आपका है 30 मीटर, इनकी लेंथ है जो। तो डायगोनल 1 आ गया हमारा 40 मीटर और डायगोनल 2 जो है ये आ गया यहाँ पर 30 मीटर, मैंने वहाँ सेंटीमीटर लिख दिया है। ओह, तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि आपको ये पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला याद करा था किया था सॉरी, कि जिसमें आपने एक रोम्बस का एरिया निकालना था, तो डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2 डिवाइड बाय 2 का फॉर्मूला हमने यूज किया था, ठीक है ना, ये लिखा था ना फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में अब आपने वैल्यू लिखनी है। सो डायगोनल 1 40, डायगोनल 2 आपका 30 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो एरिया अब ऊपर आपका हो जाएगा 4 3 दा 12 हो गया, 1200 डिवाइड बाय 2 कर लें, कटिंग आपकी हो जाएगी 2 6 दा 12 और 0 0 600, हमारे पास जो है ना इसका एरिया जो है वो 600 स्क्वायर मीटर में आएगा, क्योंकि ये मीटर्स में है। ठीक हो गया, तो ये आपका जो है क्वेश्चन का आंसर है, जिसे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल भी बोलते हैं। इस चीज को अच्छी तरह से समझिएगा, डेफिनेशन इजी है और मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेशन कहती है इफ अ सर्कल, ठीक है, इफ अ सर्कल passes through sorry es होगा ना, if a circle passes through the center, एक मिनट रुकिएगा, सेंटर नहीं होंगे, बेसिकली कॉर्नर्स होंगे। इफ अ सर्कल passes through the corners, ठीक है, corners of a polygon, देन, ठीक है, अगर उसे किनारों से गुजरे, उसके बाद कहते हैं देन दिस पॉलीगॉन इज कॉल्ड inscribed पॉलीगॉन, ठीक है, एंड द सर्कल is called circumscribed circle, ठीक है, is called the circumscribed circle। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां लिखा इंस्क्राइब पॉलीगॉन, इट मीन कि अगर पॉलीगॉन पेंटा हेक्सागोन है, सॉरी, ठीक है ना, छोटे बनाते हैं थोड़ी सी शेप, तो अगर आपकी पॉलीगॉन कोई सपोज हेक्सागोन है, 6 साइडों वाली है, तो इस पॉलीगॉन के अब ये होगा कि ये जो सर्कल होगा वो इसके कॉर्नर्स के साथ क्या करेगा, पासिस थ्रू द, इस तरह करके। या मैं अगर एक काम कर लेता हूं, ये तो ठीक नहीं बनती ना, तो आप पहले एक सर्कल बनाएं, सपोज ये थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, सर्कल ठीक नहीं बन रहा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है जी, जैसा भी है, और इसके सेंटर से कॉर्नर को पकड़ना है आपने पॉलीगॉन बनाने के लिए, मतलब आप समझ लें इस तरह से, और ये इस तरह से छुएगा, ठीक है, इधर से भी ऐसे, और फिर ये आपका पॉलीगॉन ऐसे पॉलीगॉन बनाएगी ये, मिसाल ये देख लें, तो इसका मतलब ये होगा कि एक, और इसमें क्या होगा एक चीज और, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब होगा सर्कल बाहर की तरफ होगा सर्कमफ्रेंस में, और पॉलीगॉन जो है वो इनस्क्राइब पॉलीगॉन का मतलब होता है जो कि सर्कल के अंदर की तरफ है, इन अंदर की तरफ होगी, ठीक है। अगर इनस्क्राइब्ड की बजाय सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन हो जाए तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें, ठीक है ना। तो अब इफ अ सर्कल पासिस थ्रू दी कॉर्नर, अब देख लें एक सर्कल जो है वो
passes through से छू रहा है the corner of a polygon, देख ले polygon के corners को छू रहा है, then this polygon is called a inscribed polygon। ठीक हो गया। तो इसके बाद ये भी होता है कि हम इनको नाम भी दे देते हैं polygon के, जैसे ये A हो गया, ये B है, ये C, ये D, ये E कॉर्नर्स है ना, और ये F। तो इसमें जितने भी होंगे, और ये सेंटर से अगर सर्कल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका होगा रेडियस। ठीक हो गया। सेंटर होता है जिसको ओरिजिन बोलते हैं, ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरह से जो है वो याद करनी है, छोटी सी है कि इफ अ सर्कल पासिस थ्रू द कॉर्नर ऑफ अ पॉलीगॉन, देन आपको आगे पता चल गया कि सवाल ही है सारा। तो ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। नंबर 6, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन। अब हमने यहां पर इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। ठीक है, हमने फाइंड करना है इंटीरियर एंगल। ठीक है, अंदरूनी जाविया। और वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि 2n, ठीक है, -4 डिवाइड बाय n होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई आ जाता है 90 डिग्री। चूंकि हमारे पास है हेक्सागोन, हेक्सागोन की होती हैं 6 साइड्स, और 6 की 6 बराबर ही होती है। यहाँ पे नहीं बनती ना, आपको नहीं सही नजर आ रही, इसको छोड़िए, आपने बराबर बनानी होती है। और इसकी 6 की 6 साइड जो है n साइड होती हैं, और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि चूंकि इसके नंबर ऑफ साइड जो होती हैं वो 6 साइड्स हैं। ठीक हो गया। तो 6 साइड की वजह से हम हेक्सागोन की नंबर जो है वो 6 ऐड करेंगे इसके अंदर, यानी हमने n इज इक्वल टू कह दिया 6, क्योंकि ये आपकी क्या है, हेक्सागोन हैज 6 साइड्स। ठीक हो गया। अब हम ये वाली वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो 2 इंटू 6 -4 हो गया, डिवाइड बाय, ये आपका आ जाएगा नीचे 6। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सो 6 टू द 12 -4 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। हम इसकी कटिंग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो बहरहाल इसको मजीद आगे ले जाते हैं। तो ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 - 4 किया तो 8 डिवाइड बाय 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। अगर कैलकुलेटर ना भी यूज करें तो 2 3 द 6 हो जाएगा, 2 4 द 8 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 1 द 3, और 3 3 द 9, और 0 ये 30 डिग्री। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 30 आप करेंगे तो 4 3 द 12, और 0 भी साथ लगेगा तो 120 डिग्री जो है वो हमारा इसका इंटीरियर एंगल आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 120 डिग्री ये वाला एंगल है, 120 डिग्री। इसके ईच जितने भी एंगल होंगे वो सबके सब क्या हो जाएंगे, 120 डिग्री हो जाएंगे। सही है। तो ये हमारा हो जाएगा, एक रेगुलर पॉलीगॉन थी वो हेक्सागोन थी, और हमने जो है वो इस फॉर्मूला जो है ना ये वाला इंटीरियर एंगल का, इसकी मदद से हमने इसका इंटरनल एंगल जो है इंटीरियर एंगल वो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल द एरिया ऑफ which is 9.3129 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल का कोई सेंटर पॉइंट होगा। हमारे पास इस सर्कल का जो एरिया, हमने बेसिकली डाटा देखे तो रेडियस हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है फॉर सर्कल, और जो हमारे पास इसका एरिया है वो है 9.3129 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक हो गया। अब ये जो रेडियस है इसको हमने फाइंड आउट करना है। आपको इसकी एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेडियस। देखिए हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो आप सिंपली यहाँ पर लिखे एरिया इसका पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, हमें रेडियस चाहिए है, जबकि एरिया 9.3129 ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू वैसे तो आपको मैं बता दूं कि 3.142 समथिंग इतनी होती है, लेकिन अगर हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो हमें पाई को ऐसे ही यूज कर लेना चाहिए, 9.3129 और डिवाइड बाय पाई कर लें। ठीक है, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, और आर स्क्वायर कर लें। ठीक है, इसी तरह से आर स्क्वायर इधर ही रहेगा, तो इस वैल्यू को सोल्व करके इस तरफ भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब कैलकुलेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और कैलकुलेटर में आपको ये बताना है
कि जब आप इस वैल्यू को सोल्व करते हैं ना, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9.3129, ठीक है। और डिवाइड के बटन प्रेस करें, और अब आपने पाई लिखना है तो शिफ्ट और नीचे आप देख सकते हैं पॉइंट के साथ x इंटू 10 की पावर है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर x, उसके ऊपर पाई लिखा हुआ है, बटन को प्रेस कर दें, पाई आपका आ जाएगा और इक्वल कर लें, तो ये वैल्यू आपकी सोल्व होके 2.96, ठीक है। और यहाँ तक कि लिखें, इसको खत्म ना करें बस कैलकुलेटर से, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिखें 2.96 और 4 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आप देख रहे हैं वो इसमें 3 है, तो 4 तक इट्स एनफ, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो इधर से आपने आर स्क्वायर का भी जजर लेना है, स्क्वायर रूट यानी, और राइट साइड पर 2.964 का भी जजर ले लेना है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, जो हमें रिक्वायर्ड है कि हमारा रेडियस कितना होगा, तो आप यहाँ पर लिखे जस्ट स्क्वायर रूट, और पिछला जो भी आपका आंसर आया हुआ था वो इस पे आंसर की शक्ल में लिख दें, ठीक हो गया, और इक्वल कर दें। तो ये आपके पास 1.72 और 2 के बाद आपके पास क्या है 1 आ रहा है, वो आप इतना भी लिख सकते हैं, इट्स एनफ, इतना आपका काफी है। और ये हमारे क्वेश्चन का सेंटर यानी कि सेंटीमीटर में 1.72 रेडियस जो है वो। नंबर 7, डिफाइन एरिया ऑफ द एनुअल्स रिंग। एनुअल रिंग बेसिकली रिंग होती है, और ये एरिया का जिक्र हुआ, तो यहाँ पर डेफिनेशन बनेगी एरिया बिटवीन, ठीक है, क्योंकि इसमें ना कॉन्सेंट्रिक में 2 से ज्यादा सर्कल ही होते हैं, 2 या इससे ज्यादा, तो अब 2 सर्कल भी अगर हो जाएं तो एरिया बिटवीन आ जाएगा दोनों के दरमियान में, तो बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जैसे आपकी ना एग्जांपल अगर देखी जाए तो एक पाइप होता है ना, पाइप, तो पाइप की थिकनेस के लिहाज से उसका जो एरिया होगा, क्योंकि अंदर से तो होलो होता है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज एनुअल्स, जिसको रिंग बोलते हैं, ठीक है, एनुअल्स, एनुअल्स हो गए। इस एनुअल्स को, इसको आप रिंग बोलते हैं, जो पाइप की तरह मतलब के दरमियान से होलो होता है, ठीक है। और इसका एरिया का फॉर्मूला भी साथ हमने देखना है, तो एरिया ऑफ द एनुअल्स जो आपका है, एनुअल्स, ठीक है ना, एनुअल्स, इसका आपका फॉर्मूला क्या होगा, इसका आपका एरिया का फॉर्मूला इस तरह से होगा कि आपने आउटर सर्कल में से, यानी 2 सर्कल्स होंगे, ये पाइप भी कुछ इस तरह ही होता है ना, तो दोनों का सेंटर एक जगह पे आ जाएगा, भाई लाल, अंदर वाला जो आपका, पहले बाहर वाला देख लेंगे तो उसका बड़ा डाया होता है, और जो आपका अंदर वाला सर्कल होगा उसके लिए छोटा डी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप इसका होता क्या है कि आप एरिया ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, आउटर सर्कल, इसमें से माइनस करते हैं एरिया ऑफ इनर सर्कल को, ठीक है ना, एरिया ऑफ इनर सर्कल, वो आप इसके अंदर से माइनस करते हैं, ये आउटर है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा कि अगर आपका पता है कि पाई आर स्क्वायर है टोटल बड़े सर्कल का, उसमें से आप माइनस कर देंगे उसका पाई स्मॉल वाला आर स्क्वायर, ये तो रेडियस के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन यही चीज अगर आप डाई के अकॉर्डिंग करते हैं तो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस पाई, ये वाला डी अब छोटा हो जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो पाई वैसे ही आ जाएगा, तो ये आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्चुअली फॉर्मूला है। और इसी तरह इसका फॉर्मूला भी पाई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 4, ये भी इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। तो ये 2 फॉर्मूलाज और 7 डेफिनेशन आपने। इर्रेगुलर फिगर्स, ठीक है, इर्रेगुलर फिगर्स की बात डेफिनेशन हमने करनी है। तो ये फिगर्स क्या होती हैं, अब फिगर्स, ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल स्केल है विच इज, एक मिनट रुकिएगा, स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ की है, विच इज नॉट रेगुलर। रेगुलर फिगर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जैसे आपका एक लाइन है स्ट्रेट, फिर आपका एंगल होता है, फिर आपकी
ट्राइंगल होती है, फिर आपके उसके बाद रेक्टेंगल्स हैं, स्क्वायर है, फिर पॉलीगोनिंग में चले जाएंगे। तो ये सारी ज्योमेट्रिकल शक्ल जिनकी कोई शेप शक्ल की आइडेंटिफिकेशन की गई है तो वो रेगुलर है। तो ये नोट रेगुलर होगी एंड यूनिफॉर्म और बाकायदगी के साथ भी नहीं होंगी इन शेप, शेप के लिहाज से, शक्ल के लिहाज से, इज कॉल्ड, मैं भी ब्रीफ आपको करूंगा, ठीक है ना, कॉल्ड इर्रेगुलर फिगर। इसको आप बोलेंगे इर्रेगुलर फिगर। और अब अगर इसकी एग्जांपल आप देखिए तो किसी प्लॉट का कोई पार्शियली कोई एरिया, किसी नहर का एरिया वगैरह शामिल होता है, ठीक है ना। तो अब फिगर एक ज्योमेट्रिकल की शक्ल विच इज नॉट रेगुलर, जो कि रेगुलर भी नहीं है, एंड यूनिफॉर्म इन शेप, और शेप के लिहाज से कोई एक मखसूस शक्ल में भी नहीं है, तो इज कॉल्ड एज अ इर्रेगुलर फिगर। और बुक में इसके मुताबिक अगर कोई और थोड़ी सी डिटेल भी लिखी गई हो तो अगर मिल जाए, लेट्स सपोज अगर आप देखें तो हमारे क्वेश्चन में जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं वो ऐसी शक्लें होती हैं जिसकी कोई प्रॉपर कोई मतलब शक्ल नहीं होती, तो हम एक लाइन को स्ट्रेट रखते हुए इस इरेगुलर फिगर के स्ट्रिप्स बनाकर हम इसका क्या कर रहे होते हैं, एरिया फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और इसके लिए अभी तक हमने जो जो रूल यूज किया है वो आपने भी दो तीन सवालों में देखा होगा कि हमने सिम्पसन्स रूल की मदद से जो है वो एरिया फाइंड आउट किया था। तो ये एक इरेगुलर शेप होती है, एक फिगर होती है। ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, हमारे सॉरी इस चैप्टर का। तो अच्छी तरह से आपने डेफिनेशन छोटी सी है और याद करते हुए शेप कोशिश कीजिएगा, बना लीजिएगा। और फॉर एग्जांपल के तौर पर भी मैंने आपको बता दिया, पार्शियली बाउंडेड होता है आपका कोई रिवर का एरिया हो सकता है। और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल प्रिज्म। ठीक है जी, हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो भी एक ट्राईएंगुलेशन या ट्राईएंगुलर प्रिज्म का, जो कि राइट एंगल है, जिसका एक जाविया 90 का होगा, वेयर हुज लिखा हुआ यहाँ पे हाइट इज 36, और एंड इसमें साइड्स दी गई हैं ऑफ हुज बेस 51, 37 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी तीन साइडें दी गई हैं। और बात यहाँ पर साफ हो गई है कि ये ट्राइंगल की तीनों साइडें जो है वो डिफरेंट हैं। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको इसकी शेप बनाकर बताता हूँ कि ये दिखने में कैसी होगी। आप ये समझ लें कि एक ऐसा प्रिज्म है ट्राइंगुलर, इसकी तीनों साइडें जो है वो डिफरेंट हैं। तो लेट्स सपोज, बल्कि ये थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव व्यू में ले जाना पड़ेगा तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। कोशिश करते हैं जी, इधर प्रोस्पेक्टिव व्यू में तीनों साइडें एक 90 के एंगल पे होगा, बस ये देखिएगा। अब समझ लें कि ये 90 का एंगल बन रहा है, इसी तरह से ये शेप सेम नीचे भी आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं अब आपको टोटल सरफेस को एक्सप्लेन करूंगा तभी आपको फॉर्मूला अंडरस्टैंड होगा। आप ये समझ लें ये एक, ठीक है जी, इस तरह से एक प्रिज्म है। तो ये समझ आ गई अब आपको। तो इसमें जो है वो आपका टोटल सरफेस एरिया समझना है। सबसे पहले आपने पहले डाटा लिख लेते हैं। इसकी जो ये होती है ना, ये वाली वैल्यू, ये हाइट है, ओके। इसकी तीन साइडें हैं, एक ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। समझ आ गई आपको। ऊपर भी सेम यही चीज है, नीचे भी सेम यही ए और बी और सी की साइड। इसका टॉप और बॉटम बेस एरिया दो दफा होगा, दोनों का एरिया इकट्ठा करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और साइडों का अपने क्या करना है, साइड के लिहाज से करना है। अब लेट्स सपोज इसकी साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसी को आप टोटल इसका क्या करेंगे, आप बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा ना साइडों पे, यहाँ पर आप इसका पेरीमीटर लेंगे और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली जो फॉर्म बन रही है ना, वो फॉर्म मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका फॉर्मूला है टोटल, पहले डाटा लिख लेते हैं ताकि वो डाटा बाद में नहीं लिखा जाता, या मैं डाटा बाद में लिख दूंगा। टोटल आपने सरफेस एरिया निकालना है, इसमें आपका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है जी, वो साइडों वाला हो जाएगा, और प्लस आपने उसमें टू टाइम्स ऑफ जो है वो आपने एरिया ऑफ बेस लेना है, ठीक है जी, एरिया ऑफ बेस। और बेस का एरिया निकालना आपके लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर होने वाला है। इसमें फॉर्मूला पूरा देखें, टोटल सरफेस एरिया तो अंडरस्टैंड होता है, इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आपके पास ये ए प्लस बी प्लस सी है, जो पैरामीटर है बेसिकली, ठीक है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया लिख दूं मैं यहाँ पे, यहाँ पर मैं पैरामीटर लिख दूं, एक मिनट रुकिएगा जरा।
लेटरल सरफेस एरिया ही बेसिकली इनटू एच भी तो करना होता है ना मुझे, कोई मैं चीज यहाँ पे देख रहा था नहीं, बल्कि ठीक है कि एरिया निकाल रहा हूँ। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि उसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर कि पेरीमीटर, ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ, एच के साथ जो वैल्यू दी हुई है, हो गया। और प्लस आपके पास आ जाएगा 2, एरिया ऑफ बेस वैसे ही रहेगी। अब एरिया ऑफ बेस क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि इसमें हीरोज कुलिया लगेगा। क्या आपको मालूम है कि जब किसी भी मुसल्लस की तीनों साइडें डिफरेंट हो जाएं, हीरोज कुलिया लगता है। हीरो का कुलिया क्या होगा वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, थोड़ा लंबा सवाल है इसलिए थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है। अब इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा नेक्स्ट, जब भी हम इसमें अब करने वाले हैं। पहले डाटा देख लें। डाटा में हमारे पास जो हाइट है वो 36 सेंटीमीटर है, ए साइड जो है वो 51 है, ठीक है ना, 51 सेंटीमीटर, और साइड बी जो है वो 37 सेंटीमीटर है, और जो साइड सी है वो 20 सेंटीमीटर है। तीनों डाटा की मदद से अब आप अपने फॉर्मूला में आ जाए तो पेरीमीटर तो आप आसानी से निकाल लेंगे, वैल्यूज निकाल के पुट कर लेंगे इसमें, ठीक है जी। पेरीमीटर आपका क्या होगा जी, देखें, पेरीमीटर एक ट्राइंगल का तीनों साइडें ऐड करनी होती हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें होगा क्या, आप ऐड करेंगे 51 प्लस 37 प्लस 20, तो आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर। हम यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 51 प्लस 37 प्लस 20, ठीक है जी। ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 108, 108 सेंटीमीटर में पेरीमीटर तो आ गया, हाइट ऑलरेडी मौजूद है। अब ये चाहिए यहाँ पर एरिया ऑफ बेस, ठीक है जी। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला देखिएगा, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, चलें बाद में फिर उसकी वैल्यू निकाल के पुट कर लेंगे। एरिया ऑफ बेस जो है, अगर आप देखें जो साइडें डिफरेंट है तो हीरोज कुलिया लगता है, जो होता है आपका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका होता है स्क्वायर रूट। तो इसके लिए अब आपको पहले एस की वैल्यू, चूंकि एस की वैल्यू जो होती है वो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। वेट से पहले साइड निकलेगी, साइड को आपने एरिया के फार्मूला में पुट करना है, पुट करने के बाद आपके पास जो है ये एरिया ऑफ बेस आ जाएगा, सारी चीजें मौजूद होंगी। फिर आपने जो मेन फार्मूला है ना टोटल सरफेस एरिया, इसमें पुट करना होगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं जी ये साइड कितनी निकलती है। ये आपके पास कितनी कितनी वैल्यूज हैं ये देख लें जी, 51 प्लस 37 प्लस 20, जो पेरीमीटर था डिवाइड बाई 2 करना है, ये 108 हो गया डिवाइड बाई 2, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एस की वैल्यू 54 आ जाएगी, ठीक है, हाफ कर लिया अगर हमने। अब आपने हीरोज कुलिया के मुताबिक जो है वो आपने बेस एरिया निकालना है, ठीक है जी। यहाँ पे चाहे तो पूरा लिख लें जो भी है, कि ये काम अब हमें करना पड़ेगा। ये एरिया ऑफ बेस, वो आपको मैंने लिखवाया अभी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसको बोलते हैं हीरोज कुलिया। और इसके बाद अब आप इसमें वैल्यू पुट करें, सो 54, और इसमें आ जाएगा 54 माइनस ए कितना है 51, यहीं से देख लें 51 आ गया, ये जो टोटल भी किया हुआ है। फिर 54 माइनस 37, फिर आपका आ जाएगा 54 माइनस 20, तरह स्क्वायर रूट लेते हुए ये आपके पास आ जाएगा बेस का एरिया। अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट सोल्व कर लें क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लेंथी हो रहा है। तो आप लिखिए 54 और ब्रैकेट के अंदर आप इसमें लिखिए 54 माइनस 51, ब्रैकेट क्लोज करके फिर ब्रैकेट लगा दें 54 माइनस 37, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज करके फिर लिखिए 54 माइनस 20। अब मैनुअल भी लिख सकते हैं, इक्वल करते हैं, ये आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है इसका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास यूनिट आएगा क्योंकि एरिया ऑफ बेस है। अब आपने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना है। ये मैंने आपको ये जो वैल्यू बताई हुई है ना, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वाली वैल्यू आपने लेकर आनी है यहाँ पर। यहाँ पर आपका होगा क्या कहते हैं इसको जी, पेरीमीटर जो हमने फाइंड किया है इसको मल्टीप्लाई बाय एच करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ये बन जाएगा आपका लैटरल सरफेस एरिया, और इसके साथ ही आपने ऐड करना है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस, ठीक है जी। एरिया ऑफ बेस 2 टाइम्स इसलिए करनी है, अब 2 टाइम्स क्यों करनी है वो भी समझ लें। एक ये वाली है और एक ऊपर से भी है, दोनों सतहें। अब चारों सतहों का, यानी कि इसको आप 3D हर तरफ से 4D कह सकते हैं,
हर लिहाज से आपने इसका जो है सरफेस का, सतह का टोटल एरिया निकालना है, और वही एरिया निकल रहे हैं। पेरीमीटर क्या हो गया, प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस आपने हीरोज कुलिया की मदद से निकाल भी लिया है, ठीक है ना। तो एक मिनट साथ ही लिखते हैं, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस, बस फाइनल स्टेप पे मौजूद है हम, ये कोई इतना टफ मुश्किल नहीं है, देख लें एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया जो है बेसिकली निकालना था, इसके लिए इतना काम करना पड़ा। पेरीमीटर कितना है हमारे पास जी, पेरीमीटर की वैल्यू है 108। यहाँ पर आप करते हैं जी 108 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है आपके पास, हाइट आपके पास है 36। यहाँ पर एच की वैल्यू आपने 36 भी पुट कर देनी है, ब्रैकेट्स में इसलिए क्योंकि वैसे भी पहले मल्टीप्लीकेशन होती है डिमैस रूल के अकॉर्डिंग। फिर 2 इंटू ये आपके पास एरिया ऑफ बेस कितना आया 306। बस अब आपने इसको सोल्व करना है तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा। पहले हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 612 प्लस कर लेते हैं और इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। 108 सॉरी 108 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3888। और अब देखते हैं जी हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें हमने ये 612 भी ऐड कर देना है। ऐड 612 किया तो ये आ जाएगा 4500, 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर में ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो मैं इसका जो है वो आंसर देख लेता हूँ बुक के अंदर से। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 4500। और हाँ, सेंटीमीटर में तो यूनिट ही नहीं है, मेरा ख्याल ये मीटर्स में था यूनिट। एक मिनट रुके, क्वेश्चंस में देखते हैं। सेंटीमीटर लिखा हुआ है बुक में, आंसर या गलत है या मैं देखता हूँ डाटा में मैंने क्या सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर लिख दिया है, मीटर ही है। यूनिट आपका सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, और इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको लेटरल सरफेस एरिया में बेस एरिया ऐड करना है, और बेस 2 टाइम्स में है, टॉप और बॉटम, तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया। अब आपको बाकी चीजें पता है इसके अंदर के, अगर जो आपकी कहते हैं उसको कि ट्राइंगल ऐसी आ जाए जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट हो जाए, तो उस केस में आपको एरिया निकालने के लिए हीरोज कुलिया लगाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 पेपर जो है वो बी है, और चैप्टर नंबर 15 मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड और रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम जो है इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल प्रिज्म। ठीक है जी। हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो भी एक ट्राईएंगुलेशन या ट्राईएंगुलर प्रिज्म का, जो कि राइट एंगल है, जिसका एक जाविया 90 का होगा, वेयर हुज लिखा हुआ यहाँ पे हाइट इज 36, और एंड इसमें साइड्स दी गई हैं ऑफ हुज बेस 51 37 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी 3 साइडें दी गई हैं। तो बात यहाँ पर साफ हो गई है कि ये ट्राइंगल की तीनों साइडें जो है वो डिफरेंट हैं। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको इसकी शेप बनाकर बताता हूँ कि ये दिखने में कैसी होगी। आप ये समझ लें कि एक ऐसा प्रिज्म है ट्राइंगुलर, इसकी तीनों साइडें जो है वो डिफरेंट हैं। तो लेट्स सपोज, बल्कि ये थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव व्यू में ले जाना पड़ेगा, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। कोशिश करते हैं जी, इधर प्रोस्पेक्टिव व्यू में तीनों साइडें एक 90 के एंगल पे होगा, बस ये देखिएगा। अब समझ लें कि ये 90 का एंगल बन रहा है, इसी तरह से ये शेप सेम नीचे भी आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं अब आपको टोटल सरफेस को एक्सप्लेन करूंगा, तभी आपको फॉर्मूला अंडरस्टैंड होगा। आप ये समझ लें ये एक, ठीक है जी, इस तरह से एक प्रिज्म है। तो ये समझ आ गई अब आपको। तो इसमें जो है वो आपका टोटल सरफेस एरिया समझना है। सबसे पहले आपने पहले डाटा लिख लेते हैं। इसकी जो ये होती है ना, ये वाली वैल्यू, ये हाइट है, ओके। इसकी 3 साइडें हैं, एक ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। समझ आ गई आपको। ऊपर भी सेम यही चीज है, नीचे भी सेम यही ए और बी और सी की साइड। इसका टॉप और बॉटम बेस एरिया 2 दफा होगा,
दोनों का एरिया इकट्ठा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और साइडों का अपने क्या करना है, साइड के लिहाज से करना है। अब लेट्स सपोज इसकी साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसी को आप टोटल इसका क्या करेंगे, आप बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा ना साइडों पे, यहाँ पर आप इसका पेरीमीटर लेंगे और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली जो फॉर्म बन रही है ना, वो फॉर्म मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका फॉर्मूला है टोटल, पहले डाटा लिख लेते हैं ताकि वो डाटा बाद में नहीं लिखा जाता, या मैं डाटा बाद में लिख दूंगा। टोटल आपने सरफेस एरिया निकालना है, इसमें आपका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है जी, वो साइडों वाला हो जाएगा, और प्लस आपने उसमें 2 टाइम्स ऑफ जो है वो आपने एरिया ऑफ बेस लेना है, ठीक है जी, एरिया ऑफ बेस। और बेस का एरिया निकालना आपके लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर होने वाला है। इसमें फॉर्मूला पूरा देखें, टोटल सरफेस एरिया तो अंडरस्टैंड होता है, इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आपके पास ये ए प्लस बी प्लस सी है, जो पैरामीटर है बेसिकली, ठीक है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया लिख दूं मैं यहाँ पर मैं पैरामीटर लिख दूं, एक मिनट रुकिएगा जरा। लेटरल सरफेस एरिया ही बेसिकली इनटू एच भी तो करना होता है ना मुझे, कोई मैं चीज यहाँ पे देख रहा था नहीं, बल्कि ठीक है कि एरिया निकाल रहा हूँ, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि उसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर कि पेरीमीटर, ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ, एच के साथ जो वैल्यू दी हुई है, हो गया, और प्लस आपके पास आ जाएगा 2, एरिया ऑफ बेस वैसे ही रहेगी। अब एरिया ऑफ बेस क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि इसमें हीरोज कुलिया लगेगा। क्या आपको मालूम है कि जब किसी भी मुसल्लस की तीनों साइडें डिफरेंट हो जाएं, हीरोज कुलिया लगता है, हीरो का कुलिया क्या होगा वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, थोड़ा लंबा सवाल है इसलिए थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है। अब इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा नेक्स्ट, जब भी हम इसमें अब करने वाले हैं। पहले डाटा देख लें, डाटा में हमारे पास जो हाइट है वो 36 सेंटीमीटर है, ए साइड जो है वो 51 है, ठीक है ना, 51 सेंटीमीटर, और साइड बी जो है वो 37 सेंटीमीटर है, और जो साइड सी है वो 20 सेंटीमीटर है। तीनों डाटा की मदद से अब आप अपने फॉर्मूला में आ जाए तो पेरीमीटर तो आप आसानी से निकाल लेंगे, वैल्यूज निकाल के पुट कर लेंगे इसमें, ठीक है जी। पेरीमीटर आपका क्या होगा जी, देखें, पेरीमीटर एक ट्राइंगल का तीनों साइडें ऐड करनी होती हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें होगा क्या, आप ऐड करेंगे 51 प्लस 37 प्लस 20, तो आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर। हम यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 51 प्लस 37 प्लस 20, ठीक है जी, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 108 सेंटीमीटर में पेरीमीटर तो आ गया, हाइट ऑलरेडी मौजूद है। अब ये चाहिए यहाँ पर एरिया ऑफ बेस, ठीक है जी, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला देखिएगा, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, चलें बाद में फिर उसकी वैल्यू निकाल के पुट कर लेंगे। एरिया ऑफ बेस जो है, अगर आप देखें तो साइडें डिफरेंट है तो हीरोज कुलिया लगता है, जो होता है आपका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका होता है स्क्वायर रूट। तो इसके लिए अब आपको पहले एस की वैल्यू, चूंकि एस की वैल्यू जो होती है वो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है, पीरियड से पहले साइड निकलेगी, साइड को आपने एरिया के फॉर्मूला में पुट करना है, पुट करने के बाद आपके पास जो है ये एरिया ऑफ बेस आ जाएगा, सारी चीजें मौजूद होंगी। फिर आपने जो मेन फॉर्मूला है ना टोटल सरफेस एरिया, इसमें पुट करना होगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं जी ये साइड कितनी निकलती है, ये आपके पास कितनी कितनी वैल्यूज हैं ये देख लें जी, 51 प्लस 37 प्लस 20, जो पेरीमीटर था डिवाइड बाई 2 करना है, ये 108 हो गया डिवाइड बाई 2, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एस की वैल्यू 54 आ जाएगी, हाफ कर लिया अगर हमने। अब आपने हीरोज कुलिया के मुताबिक जो है वो आपने बेस एरिया निकालना है, ठीक है जी, यहाँ पे चाहे तो पूरा लिख लें जो भी है, कि ये काम अब हमें करना पड़ेगा। ये एरिया ऑफ बेस, वो आपको मैंने लिखवाया अभी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसको बोलते हैं हीरोज कुलिया। और इसके बाद अब आप इसमें वैल्यू पुट करें, सो 54, और इसमें आ जाएगा 54 माइनस ए कितना है 51, यहीं से देख लें 51 आ गया, ये जो टोटल भी किया हुआ है, फिर 54 माइनस 37, फिर आपका आ जाएगा 54 माइनस 20, तरह स्क्वायर रूट लेते हुए ये आपके पास आ जाएगा बेस का एरिया। अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट सोल्व कर लें क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लेंथी हो रहा है,
आप लिखिए 54 और ब्रैकेट के अंदर आप इसमें लिखिए 54 माइनस 51, ब्रैकेट क्लोज करके फिर ब्रैकेट लगा दें 54 माइनस 37, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज करके फिर लिखिए 54 माइनस 20। अब मैनुअल भी लिख सकते हैं, इक्वल करते हैं, ये आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है इसका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास यूनिट आएगा क्योंकि एरिया ऑफ बेस है। अब आपने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना है। ये मैंने आपको ये जो वैल्यू बताई हुई है ना, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वाली वैल्यू आपने लेकर आनी है। यहाँ पर आपका होगा, क्या कहते हैं इसको जी, पेरीमीटर जो हमने फाइंड किया है इसको मल्टीप्लाई बाय एच करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये बन जाएगा आपका लैटरल सरफेस एरिया, और इसके साथ ही आपने ऐड करना है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस। ठीक है जी, एरिया ऑफ बेस 2 टाइम्स इसलिए करनी है, अब 2 टाइम्स क्यों करनी है वो भी समझ लें। एक ये वाली है और एक ऊपर से भी है, दोनों सतहें। अब चारों सतहों का जी इसको आप 3D हर तरफ से 4D कह सकते हैं, हर लिहाज से आपने इसका जो है सरफेस का, सतह का टोटल एरिया निकालना है, और वही एरिया निकल रहे हैं। पेरीमीटर का हो गया प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस, आपने हीरोज कुरिया की मदद से निकाल भी लिया है। ठीक है ना, तो एक मिनट हाथ ही लिखते हैं जी, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस। बस फाइनल स्टेप पे मौजूद है हम, ये कोई इतना टफ मुश्किल नहीं है, देख लें एरिया ऑफ बेस। ठीक है ना, तो टोटल सरफेस एरिया जो है बेसिकली निकालना था, इसके लिए इतना काम करना पड़ा। पेरीमीटर कितना है हमारे पास जी, पेरीमीटर की वैल्यू है 108। यहाँ पर आप करते हैं जी 108 मल्टीप्लाई बाय हाइट, कितनी है आपके पास, हाइट आपके पास है 36, यहाँ पर एच की वैल्यू आपने 36 भी पुट कर देनी है, ब्रैकेट्स में इसलिए क्योंकि वैसे भी पहले मल्टीप्लीकेशन होती है डिमैस रूल के अकॉर्डिंग। फिर 2 इंटू, ये आपके पास एरिया ऑफ बेस कितना आया 306। बस अब आपने इसको सोल्व करना है तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा। पहले हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 612, प्लस कर लेते हैं और इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, 108 सॉरी 108 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3888। और अब देखते हैं जी, हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें हमने ये 612 भी ऐड कर देना है। ऐड 612 किया तो ये आ जाएगा 4500, 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर सेंटीमीटर में ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो मैं इसका जो है वो आंसर देख लेता हूँ बुक के अंदर से। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 4500, और हाँ, सेंटीमीटर में तो यूनिट ही नहीं है, मेरा ख्याल ये मीटर्स में था यूनिट। एक मिनट रुके, क्वेश्चंस में देखते हैं, सेंटीमीटर लिखा हुआ है बुक में, आंसर या गलत है या मैं देखता हूँ डाटा में मैंने क्या सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर लिख दिया है, मीटर ही है। यूनिट है आपका सेंटीमीटर में। बॉक्स वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स जो कि 2 सेंटीमीटर थिक है, गिवन दैट इट्स इंटरनल डायमेंशन आर 54 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 18 सेंटीमीटर डीप। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बॉक्स बनाते हैं जो ऊपर से ओपन खुला होगा। अब बॉक्स बनाने का तरीकाकार ये है, सबसे पहले हम इसकी बॉटम जो है वो प्लेट बना लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे बॉक्स की बॉटम है जो कि 2 सेंटीमीटर प्लेट या जो भी यूज हो रहा है, वुडन लकड़ी का बना हुआ है ना, तो ये 2 सेंटीमीटर के हिसाब से हो गया। हमें इंटरनल साइज दिया गया है, और हमारे पास अगर आप देखें तो इसके ऊपर वाली साइड भी डबल होती जाएंगी। ठीक है ना, ये इसका एक्सटर्नल साइज है जो मैं अभी बना रहा हूँ ना बॉक्स का, ये एक्सटर्नल है। हमारे पास इसका इंटरनल साइड मौजूद है, साइज जो है। ठीक है ना, तो ये जैसे लाइन ठीक नहीं, मैं दोबारा बनाता हूँ, एक मिनट रुकिए। कुछ इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा इंटरनल साइड साइज जो है, ये आ जाएगा यहाँ पे करके। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और ये क्यूब, ये बेसिकली तख्ता है। ठीक है, ये जो भी लकड़ी यूज हो रही है उसके हिसाब से। अब ये सपोज आपने करना है, ये थोड़ा सा अप करता हूँ लाइन को, तो ये इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये एक्सटर्नल हो गया ना, इसका भी ये इंटरनल साइड दिया गया है, वो साइज हमें बीच में ऐड करना है, जैसे नीचे भी ऐड किया हुआ है। ठीक है जी, हमें जो साइज दिया गया है उसके मुताबिक ये बॉक्स कुछ इस तरह से बन रहा है। ओके, इस तरफ से भी साइज का इशू है, फिर इस तरफ से भी साइज का इशू है,
और अब आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे तख्ते लगे होंगे, ये जो तख्ते हैं ना, की बेस पर सबसे पहले एक एक करके तख्ता बनाते जाएंगे और इसको मार्क करेंगे, ये टिक को करते हुए ओके कर देंगे। पहले आप देखें हमारे पास जो साइज है ना, ये वाला साइज आप लंबाई समझ लें, लेंथ है ये 58 है, 54 है, सॉरी 58 तो नहीं 54 लिखा हुआ है, फिर तो बना देंगे ना अभी हम। ये हो गया हमारे पास 54 और ये साइज हमारे पास है सपोज 46, ठीक है जी। और ये जो हाइट है हमारे पास, ये इंटरनल में 18 है, अंदर से साइज हो रहा है अभी, अंदर वाला साइज हमें मिल गया। अब आपने करना है यहाँ पे, और थिकनेस, ये जो थिकनेस हम बार बार लिख रहे हैं ना, ये 2 सेंटीमीटर है, ये थिकनेस है 2 सेंटीमीटर की, बाकी भी सेंटीमीटर्स में ही है। तो हमारे पास थिकनेस है 2 सेंटीमीटर की, हमारे पास जो लेंथ है वो 54 सेंटीमीटर है, हमारे पास जो ब्रेथ है वो 46 सेंटीमीटर, और जो डेप्थ है वो 18 सेंटीमीटर है। सारी पे आ गई हैं, ओके। हमने अलग अलग वॉल्यूम, पहले नीचे वाली शेप का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसको मैं शेप 1 कह रहा हूँ, हमने वॉल्यूम 1 निकालना है। उसके लिए आप देखें कि एक ही शेप है, बॉटम मल्टीप्लाई किया, और इसकी जो लेंथ है वो आपको देखनी है, लेंथ अंदर से 54 है, जबकि तख्ते की चौड़ाइयाँ लेकर ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये वाली हिस्सा, ये इस तख्ते का हिस्सा है। तो अब इसके ऊपर ये हमारा पूरा तख्ता आ जाएगा, दोनों तरफ से 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 58। मैं प्लेट बेस की बात कर रहा हूँ, की हो गई, मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ही प्लेट होगी, और इधर से ये वाली प्लेट में भी 46, और दोनों तरफ से आपने 2 2 सेंटीमीटर ऐड करना है, ठीक है ना, तभी आप बना सकेंगे ना। ये नीचे वाली प्लेट बनेगी, ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे 50, ठीक है। 2 और 2 ये 4 हो गए, 46 और 4 हो जाएंगे हमारे, यानी कि 4 ऐड करेंगे तो 50 सेंटीमीटर की ये प्लेट बन गई। और इस प्लेट की थिकनेस कितनी है, प्लेट की थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, प्लेट नहीं कहेंगे, लकड़ी की जो शीट है वो 2 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस है। और अब ये हमारे पास एक शेप कितनी आ रही है, यहाँ पे आपने करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगी 5800 जो है ना क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी तो एक नीचे वाली होगी, अब वॉल्यूम निकालेंगे हम ऊपर से किसी एक साइड का, आप समझ लें कि हमने ये फ्रंट और बैक वाली शीट निकालनी है। और इसके लिए अब आप ये देखें, दो हमारे पास जो है फ्रंट और बैक है, और इसकी लेंथ, तो ओवरऑल ऊपर शीट यहाँ से यहाँ तक होगी 58, लंबाई होगी 58, ठीक है जी। और इसकी थिकनेस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी होगी, हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी है, तो 18 में ये आपने 2 ऐड किया तो 20 बन जाएगी। बॉटम से ना देखें 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, उसके ऊपर आपने पूरी की पूरी जो है ना, ऊपर से तख्ता, ऊपर बल्कि शीट भी नहीं है, ठीक है ना, तो वो 18 वाली ऐसे खड़ी हो जाएगी। एक मिनट रुके, ये 18 सेंटीमीटर की शीट आपकी आ गई, बिल्कुल, ऊपर से 2 सेंटीमीटर आपका, क्योंकि ऊपर तो शीट नहीं होनी, ठीक है, इंटरनल साइड दिया हुआ है ना, साइज जो है, बिल्कुल, तो ये आपकी 18 ही रहेगी, फिर 20 नहीं बनेगी। तो देख सकते हैं आप, तो ऊपर तो शीट है ही नहीं है, ठीक है ना, ऊपर वाली शीट को हमने हटा देना है, ये वाली, यहाँ पे शीट नहीं है, बल्कि वो बॉटम वाली शीटों को ही हमने यहाँ पर लेके आना है, और ये शीट आपकी ऐसे मिलेगी इसके साथ, ठीक है जी। ये बॉटम में ऊपर कोई शीट नहीं है, ऊपर ऊपर से बिल्कुल होलो है, तो ये आपकी शीट इसी तरह से शीट ही आएगी, ये शीट ही आ रही है आपकी, ठीक है ना, ऐसे। तो अब ये बनेगी आपकी इस तरह से, ये शीट मोटाई बताई जा रही है, ठीक है, होलो है ऊपर से, तो ये शीट आपकी टोटल 18 ही है, इसमें इजाफा नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की शीट टर्नल हो या जो भी हो 18 ही है, 18 ही आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया आपका, और मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये बन जाएगी आपकी 4176 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपने निकालना है वॉल्यूम 3, फिर तीनों को ऐड करके टोटल वॉल्यूम बनेगा। अब आपने जो है ना ये वाली साइड, राइट लेफ्ट जो भी है, लेफ्ट राइट इन दोनों को निकालना है। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये टोटल यहाँ तक आ गई थी, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर इसकी भी आ चुकी है, ठीक है, इंटरनल में ये 46 है, ये आपने 2 सीटें आपके पास 46 की 46 ही रहेगी, और इसके साथ ही इसकी थिकनेस 2 ही रहेगी, और इसकी जो हाइट या डेप्थ कहेंगे वो 18 ही है। ये आपके पास सब टोटल करते हैं
ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 46, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 46 है और मल्टीप्लाई बाय 2 आपकी थिकनेस है और मल्टीप्लाई बाय डेप्थ है 18। ये आपकी बनती है 3312 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तीनों का वॉल्यूम आपने ऐड करना है और अगर किसी जगह पर आपको लगता है कि गलती हो रही है तो वो कमेंट सेक्शन में आपने बता देना है मुझे लाजमी तौर पे। वॉल्यूम 1 आ जाएगा 5800, वॉल्यूम 2 है 4176 और वॉल्यूम 3 है 3312। बिल्कुल। और ये अभी मैं देख लूं बस एक बार, ये यहाँ से यहाँ तक 46 है, ठीक है। इंटरनल दिया हुआ था ना उसने साइज, बिल्कुल ठीक हो। और इसके साथ ही कहीं ये और कम तो नहीं होता, फ्रंट और बैक में 2-2 सेंटीमीटर तो आ गए हैं हमारे, ठीक हो। शीट वाकई इसके अंदर अब आ जाएगी ना, ठीक हो गया। तो इसमें हमें इजाफा करने की जरूरत नहीं है और इसके ऊपर हाइट जो है वो बिल्कुल 18 ही रहनी है और थिकनेस तो इसका उतना ही रहना है क्योंकि शीट इस जगह पर रखी जाएगी। यहाँ पर जो शीट आनी है ओवरऑल तो वो होगी आपकी 46 सेंटीमीटर ही, और 2 सेंटीमीटर चौड़ी तो वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। और हाइट इसकी बन जाएगी, नहीं बनेगा ना, बिल्कुल। ऑलराइट, ऐसे ही रहेगी आपकी, ये बढ़ नहीं सकती मजीद। और हाइट इसकी 18 ही रहनी है, ऊपर से ये खुला है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, इसको टोटल कर लेते हैं और टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, बस ये निकालना था हमने। और इसमें ऐड करते हैं जी 4176 प्लस ऐड करना है हमने 5800, ये बनती है हमारी 13,288, 13,288 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अभी बुक में चेक कर लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। बुक में क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आंसर ठीक है, गलत लिखा हुआ है फिर या तो, ठीक है ना, उसमें थोड़ा फर्क आ रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बेसिकली एक डेफिनेशन है, डिफाइन अ होलो सर्कुलर सिलेंडर। और इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है होलो सर्कल की। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी आपकी इस तरह से, द स्पेस, खिला हो सकता है, ठीक है, द स्पेस और सॉलिड और या फिर ठोस जो है बिटवीन के दरमियान में, बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक, ठीक है जी, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। दो तरह के सिलेंडर होंगे, एक खाली होगा और एक ठोस होगा। इनके दरमियान में कॉन्सेंट्रिक बताया जा रहा है यहाँ पे, जिनके दोनों के सेंटर सेम होंगे। इस कॉल्ड, आपका जो सिलेंडर होगा ना, इस तरह का जो सिलेंडर इज कॉल्ड होलो सर्क्यूलर सिलेंडर। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें, कोई एग्जांपल ऑफ होलो सिलेंडर आर, इसके अंदर आप देखेंगे कि पाइप्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, जो सिलेंडर में आते हैं ना, पाइप्स हैं एंड बेरिंग, बेरिंग होती हैं आपकी, बुशेस वगैरह जो हैं, एक्सेट्रा, ठीक है जी। ये मैं जरा थोड़ा ठीक से, तो बेसिकली स्पेस, एक स्पेस वाला सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर, खला वाला जो, यानी आप ये समझ लें कि ये एक सिलेंडर है और इसके दरमियान में एक और सिलेंडर जो खोलो होता है। ये दो सिलेंडर होते हैं जिनके कॉन्सेंट्रिक, ये दोनों के सेंटर जो होते हैं बिल्कुल मरकजी होते हैं, और दो होते हैं इस तरह से कि ये अंदर से खाली होता है, बिल्कुल होलो होता है अंदर से। तो इस तरह के सिलेंडर को आप बोलते हैं होलो सिलेंडर, ठीक है। होलो सर्कुलर, गुलाई में है तो सर्कुलर सिलेंडर कहलाते हैं। और इसकी मिसाल के तौर पर जैसे कि कोई पाइप हो सकता है या कोई आपके बेरिंग बुशीज होती हैं, ठीक है, तो बेरिंग बुशीज वगैरह होती हैं, ऐसे बुशीज, बेरिंग बुशीज वगैरह होती हैं, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशंस के अंदर आता है। इस डेफिनेशन को सिर्फ आपने याद करना है, इसके लिए सिर्फ वीडियो बनाई है कि आप इस, अच्छा बहरहाल, डेफिनेशन हमने करनी है, डिफाइन अ पैरीमेड। पैरीमेड की डेफिनेशन जो है वो मैं आपको लिखवाता हूँ, आप इसको नोट भी कर लें और याद करने की कोशिश कीजिएगा। आप पैरीमेड, पिरामिड होता क्या है,
है जी। तो a pyramid is a solid, pyramid बेसिकली एक सॉलिड है whose base, जो बेस है आप प्लेन पॉलीगॉन, जो बेस होती है वो एक सादी पॉलीगॉन है एंड साइड्स, और जो इसकी अतराफ होती हैं आर ट्राइंगल्स, ठीक है। इसकी जो अतराफ होती हैं वो ट्राइंगल्स तलसों पर मुश्तमिल होती है, तलसलों पर, ट्राइंगल्स, ठीक है। दैट मीट, जो कि मिलती हैं इन आ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स कहते हैं अतराफों को या साइडों को, वर्टेक्स जो साइड के अजला होती है ना, तो ये आपकी होती है पैरामिड। अ पैरामिड इज अ सॉलिड whose base is a plane, okay, plane polygon and sides are triangles that meet in a common vertex, को हम बोलते हैं पैरामिड। और इसकी अगर कोई शक्ल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, लेट्स सपोज ये आप समझ लें कि एक सॉलिड हो गया, यही इस तरह से ऊपर एक पॉलीगॉन लाइक आपका भी फिलहाल रूम्बस टाइप किया है, वरना पॉलीगॉन में अजला ज़्यादा भी हो जाते हैं। ये एक मिसाल के तौर पर तरफ में क्या बन रही है, ट्राइंगल्स, ये आपकी एक पैरामिड है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, स्टेटमेंट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरामिड, ठीक है। हमने एक पैरामिड है उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। उस बेस इज एन इक्विलेटरल, इक्विलेटरल कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स जो है ना ट्राइंगल की बराबर होती हैं, एक जैसी होती हैं। ऑफ साइड 1 मीटर, जो कि साइड भी दी गई है 1 मीटर, का मतलब है कि हमारे पास उस इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसकी साइड 1 मीटर है, ठीक है। एंड हुज हाइट इज 4 मीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ना एच, वो हमारे पास 4 मीटर है। मैं जरा आपको बता देता हूँ, हमने वॉल्यूम निकालना है एक ऐसी ट्राइंगल बेस पे जो इक्विलेटरल है और उसके साथ ही वो एक पैरामिड भी है। तो इसको ना एक काम करते हैं, प्रोस्पेक्टिव व्यू में मैं आपको बताता हूँ। यानी इस तरह से आप देखिएगा कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि पर्सपेक्टिव व्यू में अगर आप देखें तो 3D में ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, ठीक है। कि ये वाली जो चीज़ है इसका मुझे एरिया निकालना है। बेस कहाँ पे है, बेस में आपको बता देता हूँ, ये बेस है इसके नीचे, ठीक है जी। और ये सॉलिड में आप ले जाएं इसको 3D में, तो ये थोड़ा काम खराब हो गया इसमें, ठीक है। सॉलिड में आप ले जाएंगे तो आपको मैं ये बता देता हूँ, ये समझ लें कि ये बेस बनी हुई है और इसके ऊपर मैं आपको सॉलिड में दिखा देता हूँ इसकी जो आप समझ लें साइडें हैं, ये इस तरह से है, ये टॉप की तरफ, नीचे बॉटम है। तो ये एक आपकी क्या है, एक आप समझ लें कि नीचे ट्राइंगल की शक्ल की और ये ऐसे ऊपर की तरफ उठाई हुई कनोपी पत्ती जैसे, ये आपकी एक जिसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस की पिरामिड है। इसका आपको एरिया निकालना है। एक बात याद रख लीजिएगा इसमें, एरिया का जो फॉर्मूला यूज होता है ना इसमें, अगर आपने किसी भी पिरामिड का एरिया निकालना होता है ना, तो इसमें आप करते हैं 1/3, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है। और इसके साथ ही आप लेते हैं एरिया ऑफ बेस, इसकी बेस का एरिया क्या होगा, ठीक है जी। और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप इसको हाइट के साथ, ठीक है जी। ये मैं पूरा लिख देता हूँ, हाइट के साथ आपने इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना होता है। और इसकी बेस का एरिया आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये साइड्स हैं इसकी, ठीक है जी, ये तीनों साइडें होंगी। और यहाँ से ये जो है ना इसकी हाइट होती है। तो डाटा में दोनों वैल्यूज आपको पता है कि हमारे पास मौजूद है। बस आपको याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जब होती है तो उसका फॉर्मूला एरिया का क्या होगा आपको उसके लिहाज से देखना है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है आपका √3/4, ठीक है, ए स्क्वायर। और इसके साथ ही आपको हाइट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। √3/4 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
इसकी वैल्यू आपकी यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है ना, ये आप बेसिकली ट्राइंगल के चैप्टर में पढ़ सकते हैं। 2.43 और साइड का स्केयर से आप निकालते हैं किस भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है ना, उसका जो है वो एरिया निकलता है इससे। ठीक है जी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये मैंने वैसे पॉइंट लिख दिया है। अब आपको पता है कि हमारे पास साइड मौजूद है, हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। सो 1/3 √3 / 4, ये एक मिनट रुकिएगा जरा, ये हो गया √3 / 4 आ गया हमारा। एक मिनट रुकिएगा। तो उसके साथ ही साइड आपको पता है कि यहाँ पे इसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो साइड हमारे पास है 1 मीटर। ठीक है जी, तो बस एक मिनट, नॉन रिस्पॉन्डिंग में गया हुआ है, ये आ गया। ठीक है जी, तो आपको फॉर्मूले के मुताबिक √3 / 4 कर दिया और साइड हमारे पास जो है वो 1 मीटर है, तो 1 मीटर का स्केयर ले लें और साथ ही आपने यहाँ पर हाइट पुट कर देनी है 4 मीटर। ये 4 आपका इस 4 से कट जाएगा। ठीक है, और ए आपके पास जो एरिया बन रहा है वो √3 / 3 है। आप कैलकुलेटर पे सोल्व कर लें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। √3 बनता है, तो बुक में देखते हैं जी इसका आंसर क्या है। ये आपका पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है तो कोई मसला नहीं है, हम इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेते हैं। आप लिखें यहाँ पर √3 डिवाइड बाय, ऐसे नहीं, पहले √3 इक्वल करें फिर डिवाइड बाय 3 करें। ठीक है, और ये वैल्यू में एसडी का बटन प्रेस करें तो 0.57 और आगे भी 7 है ना, पिछले में ऐड किया तो 58 हो जाएगा। बुक में आप चेक करके देखिएगा एग्जैक्टली 0.58। और क्यूबिक मीटर में एक मिस्टेक होगी मुझसे यहाँ पे, ये एरिया का फॉर्मूला नहीं है भाई, ये वॉल्यूम है। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम, क्योंकि एरिया ऑफ बेस बीच में आ रहा है। कभी एरिया के एरिया फाइंड करते हो अभी एरिया आता है नहीं ना, एवरेज में ही आएगा अगर आएगा अभी तो ये वॉल्यूम था, ये एक मिस्टेक हुई इसके अंदर। तो आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं रेशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। हमारा क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। हमने इसमें ना दो चीजें फाइंड करनी है। बेसिकली हमारे पास ना एक कोन है, कोन। ठीक है, कोन का एरिया निकालने का फॉर्मूला पहले डिस्कस करेंगे हम। ठीक है जी, एक मिनट, इस साइड से ये आप समझ लें कि एक कोन है आपके पास और इस कोन का आपने जो है वो एरिया निकालना है। उल्टे कर लें या सीधी, जैसे भी आप मर्जी बना, इस तरह नहीं, इसको हम इस तरह बना लेते हैं। ये हमारे पास जो है ना एक कोन है। ठीक है जी, इस कोन का हमने जो है वो वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, और इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ना, वो आपका है 1/3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। याद होगा कि इसको हमने चैप्टर 19 में भी डिस्कस किया। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये डाया होता है कोन का, और अगर आप इसी का निस्फ कर लें, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो वो रेडियस होता है, और ये कोन की होती है हमारी हाइट। तो ये तो हो गया कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब अगर इसका सरफेस देखें तो इसकी सरफेस की सतह देख रहे हैं ना आप, के तरफ से, तो वो चाहे राउंड शेप में हो चाहे जैसी भी है, तो हम कहते हैं जी हमें टोटल सरफेस का एरिया भी निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा पाई आर इंटू लेंथ प्लस जो है वो आर यूज हो रहा होगा। लेंथ बेसिकली इसकी लेंथ ऑफ आर्क लगेगी इसके ऊपर। ठीक है, और इसकी लंबाई यानी कि हम देख रहे होंगे। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बेसिकली टोटल सरफेस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 18 पेपर बी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 डिस्कस करने जा रहे हैं रेशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। अच्छा, अभी हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट कोन। बड़ी, सबसे बड़ी कोन हमने लार्जेस्ट जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ी, और वो किस में से होगी, डेट कैन बी कट आउट, को हम निकाल सकते हैं ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 3 सेंटीमीटर। वो वाली क्यूब भी वो जिसका किनारा 3 सेंटीमीटर का, एक क्यूब को आप समझते हैं 3 बाई 3 सेंटीमीटर का क्यूब आप कंसीडर करें। ये आपका आ गया एक
क्यूब, लेट्स सपोज 3 बाई 3 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, ठीक है जी। इस क्यूब से आपने एक कोन जो है वो कट करनी है, तो 3 बाई 3 का एक क्यूब ले लेते हैं हम, और आप समझ लें कि इसके अंदर से आपने कोन कट करनी है, तो कोन इस तरह से सारे एजेस मिलेंगे इसके। अगेन मैं बनाता हूँ, दोबारा से कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से बन सके, ठीक है जी। ये आप समझ लें, लेट्स सपोज एक कोन है, इस तरह से जो है वो आपको पता है कि स्किन इसमें जाएगी ना इधर, और कुछ इस तरह से करके ये कोन जाएगी, और ये कोन आपने से कट करनी है। तो इस कोन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको ये मालूम है कि ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, कि आपको पता चल रहा है कि इस सर्कल के लिए जो कोन का सर्कल होगा, ये उसका क्या है, डाया। तो डाया कितना हो जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और यहाँ आपके पास इसकी हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट होती है ना कोन की, तो आपको पता चल जाएगा हाइट भी 3 सेंटीमीटर होती है। हमने निकालना क्या है, कोन का वॉल्यूम निकालना है। आप जानते हैं कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पहले भी बताया था, 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू h। तो आपने यहाँ पर रेडियस निकालना है डाई का हाफ लेते हुए। ये आपके पास 3/2 करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर रेडियस बन जाएगा, क्योंकि फार्मूले की रिक्वायरमेंट तो रेडियस है। यहाँ पर अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, सो 1/3 पाई आ जाएगा। ये आपके पास रेडियस 1.5 आ गया। हाइट जो आपके पास है वो आपके पास आ जाएगी 3। और अब आपके पास जो है इसको सोल्व करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप बात समझ गए हैं कि एक क्यूब जो है 3 बाई 3 सेंटीमीटर का कोई एज है, उसका किनारा है, तो उसकी बेस पर उसके अंदर से हमने एक कोन निकालनी है और उसका वॉल्यूम भी निकालना है, कोन का वॉल्यूम भी निकालना है, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। आप करें 3 × 1.5 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें शिफ्ट और पाई के साथ, और डिवाइड बाय आपने 3 करना है, नहीं तो आप ये देख लें कि ये 3 से कट भी जाता है। अगेन आप क्या करो, सिर्फ 1.5 को शिफ्ट पाई से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये आपके पास 4.71 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर में आंसर बन रहा है, ठीक है। तो अब आंसर देख भी लेते हैं। हमारे इसका आंसर है, क्वेश्चन कौन सा किया हमने, 7 किया है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, कोई फॉर्मूले में हमने गलती तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ना 1.5 रेडियस का स्क्वायर लिया जाना था। देखा आपने, ये छोटी छोटी चीजें हमारा बड़ा काम खराब करेंगी। अगेन देखते हैं कि हमने ये जो है ना यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर लेना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई, ये तो अब हो जाता है ना कंफ्यूजन। 7.07 बुक बता रही थी, बुक में आंसर इसलिए मैं चेक करता हूँ, वरना ये गलत हो जानी थी वीडियो। 7.069 है इसमें भी, बिल्कुल एग्जैक्ट बुक में भी आंसर यही लिखा हुआ है 7.0 और 6, और आप ये देख सकते हैं कि 6 के बाद 8 है और उसके बाद 5 है, तो 5 8 में एक ऐड कर देगा 9 बन जाएंगे। और ये आपका क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर ये आप यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर की पावर के बने हुए बॉल्स हैं, ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी, ये कैब लिख दिया मैंने, सॉरी गलती से लिख दिया है, ये आपका है कैन बी, ठीक है, हो सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन है कि कितने हो सकते हैं। मैं एक मिनट क्वेश्चन ठीक कर दूंगा, ये साथ नोट्स भी बन जाते हैं ना फिर। अच्छा जी, कितने हो सकते हैं आपके पास लेड बॉल्स, इनके हर एक का रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर हो, मेड फ्रॉम अ स्फीयर हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। देखें, एक बड़ा गोला है, आप समझ लें कि एक बड़ा गोला, एक बड़ा स्फीयर है जो 8 सेंटीमीटर का है। इस 8 सेंटीमीटर के रेडियस वाले बड़े स्फीयर में से अगर 1 1 सेंटीमीटर के छोटे स्फीयर निकाले जाएं तो वो कितने को हो सकते हैं? बात समझ आ गई अब आपको? हाउ मेनी लेड बॉल्स, कितने बॉल्स हो सकते हैं लेड के बने हुए, ईच ऑफ रेडियस, जिसमें से हर एक का रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, और बड़ा जो स्फीयर है वो 8 सेंटीमीटर रेडियस का है, उसके अंदर से छोटे छोटे 1 1 सेंटीमीटर के रेडियस के स्फीयर निकलेंगे, बॉल्स जो निकलेंगे वो कितने होंगे, वो हमें मालूम ही नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो तरह के रेडियस है,
हम इन स्फेयर के रेडियस के ही कंपैरिजन करेंगे ना। तो हमारे पास जो रेडियस 1 है, स्मॉल जो आप कह सकते हैं, वो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। और जो हमारे पास रेडियस 2 है, ये बड़े स्फेयर का रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो आपने निकालने हैं नंबर ऑफ बॉल्स, ऐसे ही है ना, नंबर ऑफ जो बॉल्स है ना, वो निकालने के लिए हम दोनों के वॉल्यूम डिवाइड कर रहे होंगे। तो वॉल्यूम 1 को हम वॉल्यूम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। टोटल वॉल्यूम बड़े वाला वॉल्यूम है। फॉर्मूला आपको पता है इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर 1 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर रेडियस जो है 2 का क्यूब ले लें। देखिए 4/3 से कट गया, पाई पाई से कट गया, सिर्फ R1 और 2 वाली वैल्यूज ही रहेंगी। तो आपके पास R1 कितना है? 1 का क्यूब। और R2 आपके पास कितना है? एक मिनट रुक जाए, बस ये वैल्यू मुझे लग रहा है कि उल्ट ना हो गई हो। नहीं ना, हमने 2 ऊपर रखना है, हमने कुल में से निकालनी है ना, डिवाइड कर रहे होते हैं, सॉरी उल्टा हो गया काम। ये वाली वैल्यू बदल देता हूँ बस। यानी कि आपका जो है वॉल्यूम ऊपर 2 होगा, नीचे 1 होगा, बस ये याद रखिएगा, रेडियस 1 और 2 बिल्कुल, क्योंकि होल में से करना है ना मुझे। तो ऊपर ये 2 होगा, नीचे 1 होगा, मैं फिर गलत लिख बैठा। ये जो 2 है ना, ये छोटे का होल टोटल है, और ये 1। तो टोटल कितना है जी? 8 का क्यूब, और नीचे आ जाएगा 1 का क्यूब, ऐसे ही है। 1 का क्यूब आपको पता है वैसे ही होगा, 8 का क्यूब लेते हैं। 8 का क्यूब आपका होता है, क्या लिख दिया इसने, 8 और इसका क्यूब, ये वैल्यू बनती है 512। 512 डिवाइड बाय 1 करते हैं, तो यानी कि 512 नंबर्स में आपके पास जो है वो स्फीयर छोटे छोटे बॉल्स निकलेंगे। एक बड़ा स्फीयर, समझ रहे हैं क्वेश्चन को? तो दोनों